डी मनी आईक्यू में खुश आमदेद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। ये तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च पर मबनी है। देखिए, जब कोई भी कंपनी एक खास हद तक बड़ी हो जाती है ना, मतलब उसका रेवेन्यू बढ़ने लगता है और मार्केट में एक मुस्तहकम जगह बन जाती है, तो फाउंडर्स और बोर्ड के सामने एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। और ये मोड़ होता है पब्लिक जाने का, यानी आईपीओ लॉन्च करने का। और आज के इस दौर में ना, ये फैसला सिर्फ ये नहीं है कि आवाम को शेयर्स बेचने हैं। असल जंग तो ये है कि मार्केट कौन सी चुनी जाए। हाँ बिल्कुल, यानी क्या हम एक महफूज और जानी पहचानी मकामी मार्केट चुनें, जैसे कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, या जिसे हम पीएसएक्स कहते हैं, या फिर सीधा दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे जालिम लेकिन सबसे मुनाफा बख्श मार्केट अमरीकी नैस्डैक का रुख करें। सही कहा आपने। और देखिए, ये बहस कोई सिर्फ फाइनेंस वालों की स्प्रेडशीट्स तक महदूद नहीं है। जब हम इन दोनों मार्केट्स को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का तसादुम है। मतलब ये पूरी सोच का, रिस्क लेने की सलाहियत का और मुस्तकबिल के विजन का मुकाबला है। और आज के इस गहरे तज्जिए में हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर एक सीईओ के जहन में क्या चल रहा होता है जब वो इन दो मुतजाद रास्तों में से किसी एक को चुनता है। अच्छा, इससे पहले कि हम नंबर्स पर बात करें, एक हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये दोनों मार्केट्स दरअसल दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सरमायाकारों की मार्केट हैं। मतलब नैस्डैक पर जो ग्लोबल हेज फंड मैनेजर बैठा है ना, उसकी सोच पीएसएक्स के मकामी इन्वेस्टर से बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों की नफ्सियात और डिमांड्स एक दूसरे की जिद हैं। 100%। अगर आप नैस्डैक पर जा रहे हैं तो आप अपना आज नहीं बेच रहे, आप अपना कल बेच रहे हैं। हाँ, इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। देखें, नैस्डैक पर लिस्ट होना ना कुछ ऐसा ही है जैसे हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म पर पैसा लगाना। मतलब इसमें बेतहाशा रिस्क है। बिल्कुल। और हो सकता है फिल्म पहले ही हफ्ते बुरी तरह फ्लॉप हो जाए। जी, सारा पैसा डूब जाए। लेकिन अगर वो हिट हो गई ना, तो पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। सरमायाकार को फौरन मुनाफा नहीं चाहिए, उसे इस बड़ी सल्तनत का हिस्सा बनना है। जबकि पीएसएक्स का मामला इससे बिल्कुल अलग है। वो कैसे? ये ऐसे है जैसे किसी बहुत पोश इलाके में आप एक मशहूर पुरानी चलती हुई खानदानी बेकरी खरीद ले। मतलब कोई सनसनीखेज टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रातों रात अरबपति बनने का ख्वाब नहीं है। हाँ, मगर एक यकीनदानी जरूर है कि हर सुबह लोग वहां से रोटी अंडे खरीदेंगे और महीने के आखिर में एक ठोस किराया जेब में आएगा। ये सनसनी बमुकाबला इस्तेहकाम की बहस है। बिल्कुल। और इसी ब्लॉकबस्टर ज़हनियत की वजह से हम देखते हैं कि नैस्डैक पर लॉस मेकिंग कंपनियां भी छा जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आज के मुनाफे को मुकम्मल नजरअंदाज कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली की ऐसी टेक कंपनियां नैस्डैक पर लिस्ट होती हैं जो सालाना अरबों डॉलर का नुकसान कर रही होती हैं। आम आदमी हैरान होता है कि इनको इतनी बड़ी वैल्यूएशन कैसे मिल रही है। तो उसका राज वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसे हम टैम कहते हैं, उसमें छुपा है ना। जी बिल्कुल। टैम यानी TAM। नैस्डैक का सरमायाकार बस ये देखता है कि क्या ये कंपनी कल को पूरी दुनिया के हर स्मार्टफोन पर कब्जा कर सकती है। अगर यूजर्स 100% बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी मार्केट है, तो वो आज नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ताकि कल जब वो मुनाफे में आएं तो पूरी दुनिया से पैसा खींचें। लेकिन इसके बरक्स पीएसएक्स के सरमायाकार की डिक्शनरी में ऐसे लामहदूद ख्वाबों की कोई जगह नहीं है। हाँ, वहाँ का सरमायाकार ख्वाबों पर नहीं, ठोस हकीकत पर पैसा लगाता है। अगर कोई फाउंडर पीएसएक्स में आकर कहे ना कि आज नुकसान है लेकिन 10 साल बाद दुनिया पर राज करूंगा, तो शायद ही कोई उसे संजीदगी से ले। सही, यानी मौकामी सरमायाकार को मौजूदा मुनाफा चाहिए, हर क्वार्टर की अर्निंग्स, उसे फैक्ट्री की जमीन और डिविडेंड चाहिए। बिल्कुल। डिविडेंड बहुत अहम है। वो जानना चाहते हैं कि अगर मुल्क में कोई माशी बहरान आ गया तो क्या ये बिजनेस इतना मजबूत है कि उन्हें हर 6 माह बाद कैश फ्लो मिलता रहेगा। मुकामी मार्केट में असासों की सलामती सबसे ऊपर है। तो अच्छा, एक मंतकी सवाल जहन में आता है, जब दोनों की डिमांड्स इतनी मुख्तलिफ हैं, तो कोई मुकामी कंपनी जो अच्छा कमा रही है, वो नैस्डैक जैसी बेरहम मार्केट में क्यों जाना चाहेगी? मतलब सुकून से पीएसएक्स पर लिस्ट हो और मुनाफा कमाए। इसका जवाब फाइनेंस की दुनिया के एक जादुई लफ्ज में छुपा है, और वो है वैल्यूएशन। यही वो मैग्नेटिस है जो सबको न्यूयॉर्क खींचता है। दोनों मार्केट्स में कंपनी की कीमत लगाने का पैमाना इतना मुख्तलिफ है कि सोच। अच्छा, इसको थोड़ा नंबर्स में समझाएं। पीई रेशियो के हवाले से बताएं जरा। देखें,
PE रेशियो का मतलब ये है कि मार्केट आपके 1 रुपए मुनाफे के बदले कितनी कीमत देने को तैयार है। नैस्डैक पर ये रेशियो आमतौर पर 20 से 60 गुना तक होता है और टेक कंपनियों के लिए तो 100 गुना तक भी चला जाता है। अरे वाह, 100 गुना? यानी अगर कोई कंपनी साल का $1 मिलियन कमा रही है तो उसकी कीमत $60 मिलियन लग जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि वो आज के 1 मिलियन पर नहीं बल्कि 10 साल बाद वाले मुनाफे पर बोली लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ PSX पर यही रेशो मुश्किल से 5 से 10 गुना के दरमियान होता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और अगर हम पूरे बिजनेस की कैश पैदा करने की सलाहियत यानी EV बाय EBITDA को देखें तो वहाँ भी फर्क जमीन आसमान का है। नेस्डैक पर ये 15 से 30 गुना है और PSX पर बमुश्किल 4 से 8 गुना। जरा सोचें, एक फाउंडर जिसने 10 साल मेहनत की, मुकामी मार्केट में उसकी कंपनी की कीमत $50 मिलियन लग रही है। और वही कंपनी नैस्डैक पर लिस्ट हो तो सीधा 300 से 500 मिलियन तक जा सकती है। एग्जैक्टली। वैल्यूएशन में ये 6 गुना से ज्यादा का उछाल बड़े से बड़े रिस्क को पुरकशिश बना देता है। अच्छा, तो यहां मैं जरा पुश बैक करूंगा। अगर कीमत और वैल्यूएशन इतनी ही ज्यादा है तो हर कामयाब मकामी कंपनी फौरन अपना बोरिया बिस्तर गोल करके नैस्डैक क्यों नहीं चली जाती? हाँ, क्योंकि हकीकत इतनी आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी और खौफनाक दीवार है बीच में, और वो है लागत और वक्त की। अच्छा, खर्चा कितना आ जाता है? नैस्डैक पर लिस्ट होने के इब्तिदाई अखराजात ही 15 से 25 मिलियन डॉलर्स के दरमियान आते हैं, और ये रकम आपको मार्केट से पैसा उठाने से पहले अपनी जेब से देनी है। 25 मिलियन डॉलर्स? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये जाता कहाँ है? ये उन आलमी सतह के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स और कॉर्पोरेट वकला की फीसों में जाता है। और इससे भी ज्यादा तकलीफ दे चीज इसमें लगने वाला वक्त है। कितना वक्त लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में? तकरीबन 18 से 24 महीने, यानी पूरे 2 साल कंपनी का CEO और पूरी सीनियर मैनेजमेंट अपना असल बिजनेस छोड़कर अमेरिकी SEC की डिमांड्स और डॉक्यूमेंटेशन में उलझी रहती है। मतलब ये तो एक तरह का ऑपरेशनल फॉलेज है। बिजनेस की रफ्तार तो सुस्त पड़ जाएगी अगर लीडरशिप सिर्फ लिस्टिंग में लगी रहे। और इसके मुकाबले में PSX की लिस्टिंग कैसी है? वो बहुत हमवार और तेज है। PSX पर कल खर्चा बमुश्किल 1 से 2 मिलियन डॉलर्स आता है और 6 से 9 महीनों में कंपनी पब्लिक हो जाती है। तो मेरे फाउंडर्स को तराजू में तोलना पड़ता है ना, कि $25 मिलियन का बिल, 2 साल की डिस्ट्रैक्शन और दूसरी तरफ वो जादुई वैल्यूएशन। बिल्कुल। और बहुत सी कंपनियों के पास तो इतना कैश फ्लो ही नहीं होता कि वो इस 2 साला जंग को बर्दाश्त कर सकें। सही। और मुझे लगता है वक्त और पैसे के अलावा भी एक दीवार है, वो कानूनी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की पेचीदगियां। हाँ, ये वो मकाम है जहां ज्यादातर मकामी कंपनियां तकनीकी तौर पर ही दौड़ से बाहर हो जाती हैं। कोई भी पाकिस्तानी या मिडिल ईस्टर्न कंपनी सीधा अपने मकामी स्ट्रक्चर के साथ न्यूयॉर्क में शेयर्स नहीं बेच सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? होल्ड को बनाना पड़ता है ना? होल्डिंग कंपनी के बारे में बताएं जरा। जी बिल्कुल, होल्ड को। उन्हें केमन आइलैंड्स या अमेरिका की रियासत डेलावेयर में एक नई होल्डिंग कंपनी बनानी पड़ती है। डेलावेयर का इंतखाब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की चांसरी कोर्ट कॉर्पोरेट मामलात में बहुत मोतबर है। अच्छा, ताकि आलमी सरमाराकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले। वो इस होल्डको में पैसा लगाते हैं और फिर वो पैसा मकामी ऑपरेटिंग कंपनी तक आता है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, इसके साथ जो रेगुलेटरी तूफान आता है वो बहुत खतरनाक है, खास तौर पर सॉक्स कंप्लायंस। सॉक्स यानी सार्बिन्स-ऑक्सले एक्ट? ये तो बहुत सख्त मालियाती कानून है ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, ये कानूनी गारंटी है कि एक एक डॉलर का हिसाब शफाफ है। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो CFO और CEO को सीधी जेल हो सकती है, और फिर PCOB इंस्पेक्शंस भी होती हैं। ये अमरीकी ऑडिट का आला तरीन मेयार है। मतलब ये तो पूरे IT सिस्टम और डेटा सिक्योरिटी को अधेड़ कर रख देते होंगे। बिल्कुल। और इन सब आलमी म्यारात को बरकरार रखने के लिए हर साल 3 से 10 मिलियन डॉलर्स का मुस्तकिल खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। हर साल 3 से 10 मिलियन डॉलर? ये तो बहुत ज्यादा है। जबकि PSX में तो बहुत सादा स्ट्रक्चर है, बस लोकल ऑडिट होता है और सालाना खर्चा $2 से $5 लाख तक आता है। यही तो फर्क है ना।
ریگولیشنز کا یہ زمین آسمان کا فرق بہت سی کمپنیوں کو واپس موڑ دیتا ہے۔ اچھا، فرض کریں ایک کمپنی نے پیسہ بھی لگا دیا، ڈیلاویئر میں ہولڈ کو بھی بنا لی اور سوکس کے عذاب سے بھی گزر گئی، تو کیا اب ان کی کامیابی پکی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے، جسے ہم روڈ شو یا بک بلڈنگ کہتے ہیں، جہاں آپ کو انویسٹرز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بزنس کی قیمت لگوانی ہے۔ بک بلڈنگ یعنی وہ عمل جہاں سرمایہ کار شیئرز کی قیمت طے کرنے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں۔ تو نیسڈیک کا روڈ شو کیسا ہوتا ہے؟ نیسڈیک کا روڈ شو کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ فاؤنڈرز نیو یارک، لنڈن اور دبئی میں دن میں 8 میٹنگز کرتے ہیں۔ وہاں ہیج فنڈ مینیجرز بہت جارحانہ سوال کرتے ہیں۔ مطلب وہ پچھلے سال کا پروفٹ نہیں پوچھتے؟ بالکل نہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا آپ کا ریونیو اگلے 3 سال میں 10 گنا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ پوری انڈسٹری کا ٹرینڈ بدل سکتے ہیں؟ اگر انہیں کوئی عالمی انقلاب نظر نہیں آیا تو $1 بھی نہیں دیں گے۔ اور دوسری طرف جب پی ایس ایکس کے لیے مارکیٹنگ ہوتی ہے تو وہاں تو مقامی بینک اور میوچل فنڈز والے ہوتے ہیں، ان کے سوالات تو بالکل مختلف ہوتے ہوں گے۔ ہاں، وہاں ماحول بہت روایتی ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا بزنس معاشی بحران میں سروائیو کر لے گا؟ ڈیویڈنڈ کتنا ملے گا؟ وہ اس بات پر بولی لگاتے ہیں کہ آپ کا بزنس کتنا محفوظ ہے۔ تو یہ تو 2 بالکل متضاد راستے ہو گئے۔ ایک طرف بے تحاشا ویلیویشن، 25 ملین خرچہ اور ظالمانہ ریگولیشن، اور دوسری طرف سستا اور آسان راستہ لیکن ویلیویشن اتنی کم کہ فاؤنڈر مایوس ہو جائے۔ کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالا ان لوگوں نے؟ ہاں، فائنانس کی دنیا میں ہمیشہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ آج کل ایک بہت پاپولر اپروچ چل رہی ہے جسے ہائبرڈ اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ اچھا، ہائبرڈ اسٹریٹجی یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس میں کمپنیاں جذباتی ہو کر پہلے دن نیسڈیک نہیں جاتی، وہ پہلے پی ایس ایکس پر لسٹ ہوتی ہیں اور مقامی سرمایہ حاصل کرتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ $25 ملین بچ گئے اور کارپوریٹ گورننس بھی سیکھ لی۔ بالکل۔ پھر 3 سے 5 سال تک مقامی مارکیٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اپنی ساکھ اور ٹریک ریکارڈ بناتی ہیں۔ یہ ان کی ایک طرح سے ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور جب ان کا سائز اور کیش فلو اتنا بڑھ جائے کہ وہ سوکس کے سالانہ اخراجات برداشت کر سکیں، تب وہ اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تب وہ ڈوئل لسٹنگ کے ذریعے ناسڈیک کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے پاس ایک منافع بخش اور چلتا ہوا پبلک بزنس ہوتا ہے، تو ہیج فنڈز کے سامنے ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی رسک کو ڈرامائی حد تک کم کر دینے والی بات ہے۔ تو اگر میں اس پوری بحث کا خلاصہ نکالوں تو منظر بالکل واضح ہے۔ اگر کمپنی کو جلدی پبلک ہونا ہے، سستی لسٹنگ چاہیے اور مستقل منافع ہے تو پی ایس آئی ایکس بہترین ہے۔ ہاں، اور اگر واقعی عالمی وسعت چاہیے، سب سے زیادہ ویلیویشن لینی ہے اور لمبا کھیل کھیلنا ہے تو پھر نیسڈیک کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک راستہ سب کے لیے درست نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم اور چھپتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی، وہ کیا ہماری مقامی مارکیٹس جیسے پی ایس ایکس کبھی اتنی بڑی ہو سکیں گی کہ وہ عالمی سطح کی ویلیویشن دے سکیں؟ یا ہماری بڑی کمپنیوں کو اپنی اصل قیمت پانے کے لیے ہمیشہ بیرونی مارکیٹس کا ہی رخ کرنا پڑے گا؟ یہ کیپٹل فلائٹ کو روکنے کا سوال ہے جو ہمارے مارکیٹ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کو ریسرچ پر مبنی ایسا مواد پسند آیا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ان موضوعات یا کمپنیوں کے نام ضرور بتائیں جن پر آپ مستقبل میں تفصیلی تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ Press the bell icon to follow for future updates and like and subscribe our channel. Like and subscribe.